सुप्रभात मेरे छात्रों। आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 9th के हिंदी व्याकरण में आने वाले प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ऐसे तो ये सभी परिभाषा बेसिक लेवल का ही है, मगर जैसे जैसे हम लोग हाई क्लास में जाते हैं वैसे वैसे इनकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है वर्ण। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न हो। जैसे क, ध्यान दीजिए, क के नीचे हम एक हलंत लगाए हैं। च के नीचे हलंत का चिन्ह है। अ स्वयं स्वर है आदि। अर्थात इस हलंत का अर्थ होता है किसी भी वर्ण को आधा करना। आधा करना का मतलब टुकड़ा करना। तो हम देखते हैं कि इसमें जिसमें भी यह हलंत का चिन्ह लगा होगा यह स्वयं खंडित है, इसे और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, अर्थात यह विशुद्ध वर्ण है। अ विशुद्ध वर्ण है। अ को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क को बोलने के लिए अ की आवश्यकता होती है। अर्थात क का उच्चारण तभी होगा जब उसके साथ अ का समावेश होगा। तो देखिए, वर्ण के प्रमुख दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आगे देखते हैं संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो नया विकार मतलब नया शब्द, जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ही होता है मेल। जैसे रमा जोड़ ईस अर्थात रमेश। देखिए, रमा धनात्मक चिन्ह है, ईस है, इन रमा और ईस के संयोग से रमेश बना। संधि के बारे में बृहत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कभी। आगे देखिए, संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा है समास। समास का अर्थ संक्षेप होता है, छोटा करना। अर्थात दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति का अर्थ है कारक चिन्ह को छोड़कर आपस में जुट जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर से देखते हैं, समास क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में छोटा। दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति मतलब कारक के चिन्हों को छोड़ दें और आपस में जुट जाएं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति, इसमें के लिए कारक का चिन्ह है अर्थात विभक्ति है। इसके लिए को छोड़कर यह देश और भक्ति आपस में जुटकर नया शब्द बनाया देशभक्ति। और इधर बाएं वाले भाग को अर्थात देश के लिए भक्ति को हम लोग समासिक विग्रह के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर यह जो पद लिखा हुआ है दायां भाग में, इसे हम समासिक पद के नाम से जानते हैं। समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष, दूसरा क्रमधारय, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि, 5वां द्वंद्व और 6 नंबर अव्ययी भाव समास। हम लोगों ने समास के वीडियो में इन सभी के बारे में अध्ययन कर चुका है। चौथा देखिए उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो प्रायः शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जीत, मतलब जीत अगर कोई शब्द है उसमें परा उपसर्ग जोड़ेंगे तो यह शब्द बन जाएगा पराजित, अर्थात अर्थ को पूरा बदल दिया। जीत मतलब जीतना, पराजित मतलब हारना। यह अपने परिभाषा को सार्थक करता है कि शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ ही परिवर्तित कर देता है। देखिए उपसर्ग के बारे में कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है।
पहला है संस्कृत के उपसर्ग जिसकी संख्या 22 होती है, दूसरा है हिंदी के अपने उपसर्ग जिसकी संख्या 10 होती है, और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग जिसकी संख्या 12 होती है। इसके बारे में हम कभी व्याख्यात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। पाँचवा है प्रत्यय। उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय। उपसर्ग प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्दों के अंत में जुटकर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। कब? अंत में जुटकर। जैसे रट जोड़ अंत बराबर रटंत। जैसे रटना, किसी भी विषय, किसी भी चीज़ को रटना, उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग रटंत के नाम से जानते हैं। देखिए, रट जोड़ अंत बराबर रटंत। लिख जोड़ आई बराबर लिखाई। प्रश्न बनता है ऐसे कि रटंत में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो अंत प्रत्यय का। लिखाई में किस प्रत्यय का प्रयोग किया? तो आई प्रत्यय का। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों के बारे में जानेंगे बृहत रूप से प्रत्यय वाले किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।